Pregnant or planning? Get holistic support with 9 and Beyond, your trusted pregnancy companion. फर्स्ट 0 to 6 मंथ्स जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तब 70 to 80 ग्राम्स का प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के भी लगता है और जो इटसेल्फ ब्रेस्ट मिल्क है ना उसमें भी ग्लूकोज रहता है और वो सिंथेसाइज होकर लैक्टोज बन जाता है। एट द एंड ऑफ द डे उधर भी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है। आपकी ही बॉडी के जो बोन्स है उसमें से कैल्शियम यूटिलाइज होता है और वो बेबी को पास होता है। बेबी का डिलीवरी हुआ टिल 6 मंथ्स, 0 वाटर, ओनली ब्रेस्ट मिल्क और कुछ भी नहीं देना है और बाहर का मिल्क तो सोचना भी नहीं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे ही डिलीवरी हो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में एक सलाह मैं और स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी करना चाहिए। विदाउट क्लोथ बेबी को यहाँ पे रखना है, मदर को। उससे क्या होगा, बेबी को हाइपोथर्मिया होना है, उसका टेम्परेचर कम होना रहेगा तो वो नहीं होगा, प्लस एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। What are the signs and symptoms जिससे पता चलेगा कि आपके बच्चे को सारी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या इनफ क्वांटिटी में मिल रहा है? यूरिन आउटपुट कैसा है, एकदम स्ट्रॉन्ग येलोइश कलर का यूरिन आ रहा है, पंजेंट स्मेल आ रहा है, वो भी एक साइन है कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है। 15वें दिन पे जो बर्थ वेट था उससे ज्यादा है कि नहीं, वो भी एक साइन है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, फीडिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। Hello and namaste. Once again, your friend and guide Sonia Pava from Nile and Beyond, आपका अपना holistic pregnancy channel and app. As promised, like we said, we are 9 and beyond. We definitely like to go beyond to serve you, to bring you that knowledge and wisdom which is so valuable in your journey starting from 16 to 60. Let us say this beyond not only just covers your preconception, conception, and post-conception. Our endeavor is for your health and your well-being through your life of your reproductive years. Otherwise also, every woman is the backbone of the family, right? इस backbone को strong banana is what our mission and passion is all about. And that is why we call ourselves Beyond. And we hope and pray that you do find this wisdom beyond everything. And it does come into your life as a guiding force. So thank you once again for being here with us today. And as promised, today we bring to you a very famous, basically a homeopath, Dr. Kashyap Shah. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। इनकी स्पेशलिटी है, ये होम्योपैथ हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड मिशन टू मेक इंडिया अ हेल्दियर कंट्री, टू ब्रिंग अवेयरनेस फॉर वेलनेस which is obviously related to your weight loss, your diabetes. इन्होंने अपने आप को empower करा with a postgraduate diploma in nutrition and dietetics. He also went ahead and did a lot of certified courses for mother, young, infant, adolescent child care, for basically covering different diseases which can be healed through nutrition. So basically spreading this knowledge of wellness and well-being जो इनका मिशन है, ये इसलिए आज आप लोगों के बीच में है ताकि ये आज आपके साथ अपनी स्पेशलिटी को शेयर कर सकें। एक्चुअली लेट मी मेंशन, इनकी फील्ड ऑफ स्पेशलिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट तो है ही, होम्योपैथी इज PCOS, it is of course weight loss, diabetes, fertility nutrition, pregnancy nutrition एंड इन्फिनिटी केयर। और यही वजह है कि आज ये हमारे बीच में आए हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ से एजुकेट कर सकें, ये विजडम और नॉलेज दे सकें कि पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हील, नर्चर एंड थ्राइव for yourself and your baby after the childbirth. So डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती समय एक आशा के आज हमारे बीच में आए हमारी ऑडियंस के लिए, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड टू बिगिन विद ऑल्सो सी माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी नज़र में व्हाई इज पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन so important for healing, whether it is emotionally
और फिजिकली, एंड कैसे आप बताएं प्लीज। सी व्हेन वी जब हम पोस्टनेटल न्यूट्रिशन की बात करते हैं जी, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट लैक्टेटिंग मदर, राइट? एब्सोल्युटली। तो लैक्टेटिंग मदर को पहले तो 2 जर्नी को क्रॉस करके लैक्टेटिंग मदर के स्टेप पे आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा कि कभी आप वेब सीरीज़ देखते हैं कि नहीं कभी? कम। ऑब्वियसली कम देखते हैं। तो जैसे अगर हम वेब सीरीज़ में देखते हैं कि सीज़न 1 रहता है, सीज़न 2 रहता है, सीज़न 3 रहता है। राइट। तो व्हेन आई स्टार्ट सीइंग सीज़न 3 तो अगर मैंने सीज़न 1 नहीं देखा तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि सीज़न 3 में क्या हो रहा है। तो उसी तरह से जब हम पोस्टनेटल न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो मैं एक शॉर्ट में चाहूँगा कि हम एक रिकैप सॉर्ट ऑफ थिंग कर लेंगे कि कहाँ से ये शुरुआत होती है एक्चुअली। बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन मैटरनल न्यूट्रिशन में ऐसा मानना है कि प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन जो रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। बिल्कुल। अब प्री कंसेप्शन क्या रहता है? प्री कंसेप्शन वैसा है कि व्हेनेवर एन इंडिविजुअल मैन एंड वुमन प्लान्स टू गो फॉर अ बेबी, हैव अ चाइल्ड, तो वहाँ से प्री कंसेप्शन की शुरुआत होती है। तो उसको हम लार्जली एक प्री कंसेप्शन का डेफिनेशन बोल सकते हैं। बट बायोलॉजिकली प्री कंसेप्शन कहाँ से शुरू होता है कि जब गैमेट्स मैच्योर होते हैं ओवरीज में, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो एम्ब्रियो के रूप में जाके यूट्रस में इम्प्लांट होते हैं। तो वो जो स्टेज रहता है ना, वहाँ पे न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वहाँ पे कैसा है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब उस दौरान अगर एक हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर न्यूट्रिशन प्रॉपरली कंज्यूम नहीं कर रहे, आइदर मैक्रो और माइक्रो, तो उसका फर्क उस एम्ब्रियो पे पड़ता है। तो जनरली क्या होता है कि एक कंसेप्शन हो जाता है, बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं पड़ता है कि दे आर प्रेग्नेंट। एक यूपीटी टेस्ट कराते हैं तब तक तो वो फेज़ निकल चुका रहता है एक्चुअली प्री कंसेप्शन का फेज़, जो मैंने बताया कि गैमेट मैच्योर होते हैं, फर्टिलाइज़ होते हैं, इम्प्लांट होता है, फिर एज़ अ एम्ब्रियो। तो वो फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दौरान अगर कोई स्मोक करता है, अल्कोहल ज़्यादा पीता है, तो ये जो एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है, उसका भी इफ़ेक्ट उस पे पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके ऑडियंस को ये नॉलेज होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के टाइम का तो जो न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, बट प्री कंसेप्शन इज़ वेदर मोर इम्पोर्टेंट। मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्योंकि उससे आपकी वो बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन आपको ले करनी है। जी, उसके बाद व्हेन यू एंटर इनटू प्रेगनेंसी तो डेफिनिटली पहला ट्राइमेस्टर है, सेकंड ट्राइमेस्टर है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, एवरीवेयर न्यूट्रिशन प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन भी लोग फॉलो करें, उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वंस वहाँ पे अगर डिरेंजमेंट हो गया ना, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का अपना रोल है। फिर एक आ जाता है प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन, वहाँ पे भी जितना भी बैलेंस्ड और डाइवर्स डाइट ले ले। बहुत बार हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि एक डाइट तो ले लेते हैं कि दीज थिंग्स आर गुड, दीज थिंग्स आर नॉट गुड, बट जो अच्छी चीज़ें ना उसमें डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली कार्ब्स लेना है तो भी नहीं चलेगा, अलग-अलग फूड ग्रुप्स में से लेना है। अगर आपको वेजिटेबल्स लेना है तो ऐसा नहीं कि भई येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स लेना है। ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेना है, येलो और ऑरेंज वेजिटेबल्स भी लेना है, सीरियल्स भी लेना है, रूट्स भी लेना है, ट्यूबर्स भी लेना है। मतलब एक इट शुड बी अ कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच तुम्हारे फूड के प्रति। एंड डाइवर्स डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डाइवर्स डाइट नहीं लेंगे और बाकी सब भी करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है। अब हम आएँगे अपने टॉपिक पे जो है पोस्टनैटल न्यूट्रिशन। पोस्टनैटल न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ से एक नया फेज़ शुरुआत होता है एक फीमेल के लाइफ में। बिल्कुल। उन्होंने आइदर बेबी को जन्म दिया है, आइदर मेल और फीमेल। अब उसको उसको बड़ा करना है, लैक्टेशन प्रोवाइड करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करना है। तो जो न्यूट्रिशन वो खुद भी ले रहे हैं, वो खुद के लिए भी ज़रूरी है और आने वाले या जो हो चुका है बेबी उसके लिए भी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। अब कैसा है कि खुद के लिए इसके लिए भी ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने जो टोल लिया है बॉडी ने, फिज़िकल स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, क्योंकि आज पहले जैसा टाइम रहा नहीं है। सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहते हैं, बहुत सी जगह पे अर्बन सिटीज़ में तो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहते हैं, घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं रहता है, सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, किसको क्वेश्चन करना वो भी नहीं पता रहता। थॉट पार्टनर्स और वर्किंग पार्टनर्स तो करियर डिमांड्स हो जाते हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ये ऑफ कोर्स। जी, ये बहुत इश्यूज़ रहते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसमें एक मेंटल स्ट्रेस भी रहता है, फिज़िकल टोल तो जाता ही जाता है प्रेगनेंसी के हिसाब से और पहले जैसे भी फीमेल्स के न्यूट्रिशन का भी बहुत इश्यूज़ रहता है। पहले कैसा था कि हम जब ओल्ड एज की बात करते हैं आज से 40-50 इयर्स बैक, तब न्यूट्रिशन का कांसेप्ट ही अलग था। आज जंक फूड आ गया है, वेजिटेबल्स हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं, प्योर नहीं मिल पाते हैं एंड एवरीबॉडी कांट अफोर्ड दैट ऑर्गेनिक बिल्कुल। सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स और वो सब चीज़ें। ठीक है, वो कुछ एलाइट लोग
अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज तो न्यूट्रिशन का भी एक इशू रहता ही है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो कैसा होता है कि ये प्रेगनेंसी का जो टोल रहता है ना, वो उसको से रिकवर करना है। पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन में क्या करना है कि जैसे एक डिलीवरी हो गया तो हमने मसल स्ट्रेंथ लूज हो जाता है, टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, तो एक तो उसको रिकवर करने के लिए हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, प्लस एक ब्रेस्ट फीडिंग चालू होगा तो मिल्क प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी अपना एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ But जाती है। now you're not really feeding yourself, you're feeding one extra human being there, Yes. right? देयर आर 2 पर्सन। बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन कैसे लेना है? हम एक एवरेज बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसको सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में 350 कैलोरीज उसको एक्स्ट्रा लेना रहता है। जैसे जो भी उसका बीएमआई के हिसाब से हम लोग जो कैलोरीज निकालते हैं उसमें से प्लस 350 कैलोरीज करना है एक्स्ट्रा, उस हिसाब से उसको डाइट लेना है। तो उसी तरह से पोस्ट नेटल दे हैव टू ऐड 600 कैलोरीज फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। सपोज फॉर एन एग्जांपल कि एक 55-60 केजी की एक फीमेल है, हाँ जी। तो उसके बीएमआई के हिसाब से उसका 1650-700 कैलोरीज का उसका डाइट प्लान बनता है। डेली उसको उतना कैलोरीज कंज्यूम करना है, तो उसको प्लस 600 कैलोरीज ऐड करना है, जो उसके लिए भी सफिशिएंट रहेगा और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी सफिशिएंट रहेगा। उसी तरह से फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद जब 12th मंथ तक का बात आएगा तब उसको 600 की जगह 520 कैलोरीज ऐड करना है। ये कैलोरीज कैसे ऐड करना है? तो जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, उन सब में उसको डिवाइड करना है। कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फिर बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं। अब हम बात करेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोटीन से कि फिर कितना प्रोटीन लेना चाहिए। फर्स्ट 0 टू 6 मंथ्स जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तब 70 टू 80 ग्राम्स का प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट रहता है, और फिर 6 मंथ्स के बाद 60 टू 70 ग्राम्स का डेली प्रोटीन का कंजम्पशन एक फीमेल को करना चाहिए। और ये प्रोटीन अगेन डिलीवरी हो चुका है तो टिश्यू फॉर्मेशन, मसल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कुछ पार्ट ऑफ प्रोटीन पासिस थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क टू द इन्फेंट ऑल्सो। राइट। तो सोर्सेस क्या हैं प्रोटीन के? दाल है, मूंग का दाल हुआ, तुअर का दाल हुआ, मसूर का दाल हुआ, उड़द दाल हुआ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, चीज़ कंज्यूम कर सकते हैं, मिल्क कंज्यूम कर सकते हैं, योगर्ट कंज्यूम पनीर कंज्यूम कर सकते हैं। फिर नट्स एंड सीड्स भी दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जी, बादाम, अखरोट, कैश्यूज़, काजू जिसको बोलते हैं हम लोग, फिर ग्राउंड नट्स, पीनट्स भी हैं। सीड्स में चिया सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं, सीसम सीड्स कंज्यूम कर सकते हैं। पंपकिन सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सनफ्लावर सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेजिटेबल्स में भी केल है, ब्रोकोली है, उसमें भी अच्छा प्रोटीन मिलता है। तो मोटे-मोटे तौर पे उनको ये सब फूड आइटम्स को कंज़्यूम करना चाहिए जब उनको एक अच्छा प्रोटीन का कंज़म्पशन करना है। एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी। नॉन वेजिटेरियन में फ़िश है, लीन मीट है, चिकन है, एग योक है, ये सब चीज़ें उनको कंज़्यूम करनी चाहिए। जी। प्रोटीन्स के साथ-साथ पे फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। राइट। कार्बोहाइड्रेट्स एज़ यू ऑल नो कि एनर्जी गिविंग फूड्स है। तो ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे फिर कार्बोहाइड्रेट का रोल आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के भी लगता है, और जो ब्रेस्ट मिल्क इटसेल्फ ब्रेस्ट मिल्क है ना, उसमें भी ग्लूकोज रहता है और वो सिंथेसाइज होके लैक्टोज बन जाता है। तो ओके। एट द एंड ऑफ द डे उधर भी कार्बोहाइड्रेट का ज़रूरत है, ब्रेस्ट मिल्क इटसेल्फ को भी कार्ब्स का ज़रूरत है। कार्ब्स जो भी है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना चाहिए, स्टेपल डाइट लेंगे तो भी गुड है। राइस है, मेज़ है, बाजरा है, मकाई है। फिर वेजिटेबल्स में जितने भी जो स्टार्ची वेजिटेबल्स रहते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम, शकरकंद बोलते हैं जिसको, फिर अरबी भी एक आता है, कोलेक्टोइस बोलते हैं उसको। ये सब चीज़ें उनको कार्ब्स में कंज्यूम करनी चाहिए। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है फैट्स। फैट्स करीब-करीब 25 टू 30% ऑफ द कैलोरीज़ शुड बी फैट, और एक पोस्टनैटल फीमेल में ना लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि वो पास होता है ब्रेस्ट मिल्क में। अच्छा। तो उसके 2 कंपोनेंट और रहते हैं लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। एक रहता है डीएचए और एक रहता है एए। डीएचए इज़ डोकोसैक्सोनिक एसिड एंड एए इज़ एर्केनोडोइक एसिड। तो जिसको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक फीमेल को 30 ग्राम्स का विजिबल फैट कंज्यूम करना चाहिए। बाकी तो फैट्स बहुत सारे इनविजिबल फैट्स भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। अब विजिबल सोर्सेस में सबको अवेयरनेस तो रहेगा, बटर है, घी है, ऑयल है। ऑयल में आप कोई भी ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन का ऑयल है,
कोकोनट ऑयल है, राइस ब्रैन ऑयल है, राइट। सीसम ऑयल है, तो बिल्कुल। कोई भी ऑयल कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमको ऑयल्स के थ्रू भी अलग-अलग तरह का न्यूट्रिशन मिले। सी देखिए कोई भी एक ऑयल में सब न्यूट्रिशन मौजूद नहीं होता है कि सम ऑयल इज़ गुड इन म्यूफा दैट इज़ मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सम इज़ गुड इन प्यूफा दैट इज़ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऑयल को रिवॉल्व भी कर सकते हैं। 3 महीने में चेंज हाँ, कर दें। 2 टू 3 मंथ्स में आप चेंज करके रख सकते दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस। हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। जी। उसके अलावा भी जो हमने बात की थी पहले प्रोटीन के लिए नट्स, उसमें भी ऑयल्स गुड क्वांटिटी में रहते हैं। आलमंड्स, कैश्यूज़, पिस्ताचियोज़, ग्राउंड नट्स, जो सीड्स थे सीसम सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब में ऑयल की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहती है। और नॉन वेजिटेरियन जो कंज़्यूम करते हैं उसमें अगेन फिश है, लीन मीट है, एग योक है। फिश में जो मर्क्यूरी के लेवल्स जिसमें कम रहते हैं, वो फिश कंज़्यूम करनी चाहिए। मैकरोल आती है, सार्डिन्स आती हैं, उस तरह की फ़िशेज़ कंज़्यूम करनी चाहिए ताकि बेबी को या उनको, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे ब्रेस्ट फील्ड में पड़ता है और सीधा पास हो जाता है बेबी को। तो यू शुड टेक केयर कि वो चीज़ें हाई मर्क्यूरी वाली फ़िशेज़ ना खाएँ। राइट। उसके बाद ये तो बात हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जी। अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो भी बेस फॉर्म करते हैं, वो पास होते हैं मदर से ब्रेस्ट मिल्क में और ब्रेस्ट मिल्क से इन्फेंट में। जी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें राइबोफ्लेविन आता है, थायमिन आता है, नियासिन आता है, फिर कोबलामाइन आता है, पायरिडॉक्सिन आता है, पेंटाथोनिक एसिड आता है, ये सब इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी यही ब्रेस्ट मिल्क को जो एनर्जी लगता है उसका प्रोडक्शन का काम है, वो ये विटामिन्स जो है ना ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं रोल प्ले करेंगे तो फिर वो काम नहीं होगा। तो ये भी अपने जितने भी सीरियल्स हैं, होल सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, दाल है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी क्वांटिटी में तो नहीं रहता है बट इट्स गुड। यू कैन, अगर आप होल चीज़ें कंज्यूम करो तो अच्छा है। ईस्ट जो रहता है उसमें बहुत अच्छा रहता है। आजकल फोर्टिफाइड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेरियंस में नहीं रहता, तो फोर्टिफाइड सीरियल्स वगैरह भी अवेलेबल है मार्केट, जी। तो वो भी कंज्यूम कर सकते हैं लोग। हुँ। नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में डेफिनेटली लीवर है, ऑर्गन जो मीट्स रहते हैं उसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी में विटामिन बी रहता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन सी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो विटामिन सी का रिक्वायरमेंट रहता है एक फीमेल को, उससे विटामिन सी का रिक्वायरमेंट डबल हो जाता है। क्योंकि एक तो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्लस साथ-साथ में बच्चे को भी, जो इन्फेंट है उसको भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है विटामिन सी का। तो 115 मिलीग्राम का विटामिन सी पास होना चाहिए मिल्क में डेली। तो आपका विटामिन सी कंज़म्पशन करने के लिए क्या करना है, ऑरेंजेस ले सकते हैं, लेमन्स ले सकते हैं, बेरीज़ ले सकते हैं, आँवला सुपर फूड माना जाता है हमारे इंडिया में, गूसबेरी जिसको बोलते हैं, कीवी कंज़्यूम कर सकते हैं, बेल पेपर्स में बहुत अच्छा रहता है विटामिन सी। तो ये अलग-अलग आइटम्स जो हैं, वो आपको डेली के कंज़म्पशन में कंज़्यूम करना चाहिए, विटामिन सी के लिए। विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, कैल्शियम कैल्शियम का इम्पोर्टेंट रोल है, डेली 260 एमजी कैल्शियम पास होता है ब्रेस्ट मिल्क से। तो डेली का रिक्वायरमेंट 1200 मिलीग्राम रहता है पोस्टनेटल वुमेन को, लैक्टेटिंग एक मदर जो रहती है उसको डेली 1200 मिलीग्राम्स का कैल्शियम लेना है। जी। बट जनरली कैल्शियम ऐसा है ना कि जो फीमेल डिलीवरी हो चुका है तो कहीं न कहीं कोई ना कोई गायनेक को दिखाते ही है। तो बिल्कुल। जनरली गायनेकोलॉजिस्ट चालू कर देते हैं उनको, राइट। टैबलेट देते हैं। पोस्ट डिलीवरी 180 डेज़ तक एक ट्रेंड है कि 6 महीने तक हमको कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे देते हैं। एक कैल्शियम सप्लीमेंट दे देते हैं, एक आयरन आईएफए जिसको बोलते हैं, आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं। कुदरत है ना सोनिया जी इतनी खूबसूरत है ना, देखो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है इन्फेंट को। कुदरत क्या करती है कि एक फीमेल का जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाता है, डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद कुदरत एक ऐसा काम करती है ना कि उसका जो नेचुरल एक्सक्रीशन होता है, देखो हम जब भी कुछ खाना खाते हैं तो विटामिन्स भी बाहर निकलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन रहते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाती है। वो एक्सक्रीशन अपने आप कम कर देती है कुदरत। जैसे डिलीवरी हो जाती है तो एक्सक्रीशन कम हो जाता है, रिज़ॉर्प्शन होता है। रिज़ॉर्प्शन मतलब आपके ही स्टोर्स में से, आपकी ही बॉडी के जो बोन्स है उसमें से कैल्शियम यूटिलाइज़ होता है और वो बेबी को पास होता है। सो दीज़ आर ऑल अमेजिंग थिंग्स जो कुदरत करती है। जो कुदरत ने दी हुई है। हाँ, ये सब कुदरत ने दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है। बट बिल्कुल। जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप हो जाता है ना, तो अगेन अगर समझो हम लोग
फीमर जो बोन रहता है बॉडी में, उधर के नेक से होता है, स्केलेटल बोन से होता है, लंबार स्पाइन जो रहता है वहाँ से कैल्शियम जाता है बेबी की तरफ, ब्रेस्ट मिल्क की तरफ, और वहाँ से इनडायरेक्टली बेबी को प्यास जाता है। बट जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग रुक जाता है, और देखो ये कैसा नहीं, ये सब साइंटिफिक है कि एक प्रेगनेंसी रहती है तब प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन एकदम पीक पे रहते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी बेबी डिलीवर हो जाता है, प्लेसेंटा आउट हो जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल फॉल हो जाता है, ऑक्सीटोसिन प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो जाता है। तो उसकी वजह से ये रिजॉर्प्शन होना चालू हो जाता है। बट जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल कम होगा और एस्ट्रोजन वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, तो वापस से वो कैल्शियम वहाँ जाके डिपॉज़िट हो जाएगा। तो कोई फीमेल्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे बच्चे को जा रहा है और मैं कमज़ोर हो जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुदरत है, जब वो आपके बच्चे का ख़्याल रखेगी तो आपका भी ख़्याल रखेगी, दोनों का ख़्याल रखेगी। और आप अगर खुद थोड़ा-सा माइंडफुली ये सब चीज़ें समझ लें, सम कर लें, तो इट विल गो अ लॉन्ग वे आपकी हेल्थ के लिए और आपके बच्चे के लिए। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। Prenatal yoga, diet, and emotional care for every mom to be. Type hi on WhatsApp and we'll guide you. फिर से आपने इतने ब्यूटीफुली, मैम मेरा जो नेक्स्ट सवाल था एक्चुअली वो आपने ऑलरेडी मुझे आंसर कर दिया कि कौन से न्यूट्रिएंट्स कैसे हेल्प करते हैं, पर आपने मेंशन करा था कि फिजिकली एंड इमोशनली। सो ये फिजिकली तो समझ में आता है, हमको स्ट्रांग बना रहे हैं राइट। कि आपको हर चीज़ मिल रही है, राइट कौन है। इमोशनली कैसे इस चीज़ को हील कर रहे हैं? इमोशनली भी देखो न्यूट्रिशन का तो इम्पोर्टेंट रोल है ही है, बट साथ-साथ में फीमेल के आस-पास के एनवायरनमेंट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। कि आपस में घर में देखो बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि बेबी ब्लूज़ हो जाते हैं फीमेल को पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं फीमेल्स। यही बेबी ब्लूज़ 4 टू 5 डेज़ रहता है। सी इट इज़ नेचुरल थिंग कि इंडिया में बहुत से लोगों का, बहुत से घरों में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद कन्फाइनमेंट ज़ोन में डाल देते हैं कि भाई 40 डेज़ आपको बाहर नहीं निकलना है, एक ही रूम में रहना है। तो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है। एक तो ऑलरेडी वो जो फेज़ से आए डिलीवरी के, और ख़ास करके जो प्राइमरी गाइडा रहती है, जो फर्स्ट टाइम डिलीवरी करती है, तो उनको कुछ नॉलेज भी नहीं रहता कि क्या होने वाला है। जो पेन सफ़रिंग से वो बाहर आए हुए रहते हैं, तो वो चीज़ भी माइंड पे असर करती है। प्लस एक कन्फाइनमेंट ज़ोन में रहते हैं, तो वो भी किधर न किधर, तो वहाँ पे कैसा है फैमिली सपोर्ट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। घर में जो हस्बैंड है उनको उनके साथ बात करनी चाहिए, थोड़ा वक़्त बिताना चाहिए। अगर वो वर्किंग है तो भी कुछ कोशिश करना चाहिए किसी, अब वो इट इज़ अगेन इंडिविजुअलाइज़्ड ऑप्शन रहता है उनके पास कि उनको कैसे अपना टाइम निकालना है। हर एक के लिए तो हम गाइड नहीं कर सकते। हर एक की अपनी लाइफ़ रहती है, तो बट उनका प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि मुझे भी अपनी वाइफ़ के साथ टाइम स्पेंड करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए वाइफ़ को कि ये सिर्फ़ मेरी ज़िम्मेदारी है। सामने वाले की ज़िम्मेदारी ही नहीं है और जो भी करना है मुझे करना है। तो वहाँ पे एक नुकसान ये भी होगा कि अगर उसके वाइफ़ के अंदर थोड़ा-सा नेगेटिविटी आ गया कहीं माइंड में, तो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके जो उसका अप्रोच होगा उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब चीज़ मुझे करना है। अगर घर में एक्सटेंडेड फैमिली है, मदर इन लॉ है, तो उनको उनको सपोर्ट करना चाहिए, मील्स बनाने में सपोर्ट करना चाहिए, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। और रही बात फीमेल की, तो उसको तो कोशिश ये करना चाहिए पॉजिटिव रहे, डेली 20 टू 30 मिनट्स। सी सिज़ेरियन हुआ है तो उनको कंप्लीट रेस्ट करना है, तो कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। बट अगर सिज़ेरियन नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो कुछ दिन के बाद वो घर में 15-20 मिनट्स वॉक कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे योगाज़ आते हैं जो पोस्टनैटल योगाज़ हैं, जी। तो वो योगा के सेशंस कर सकते हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल, तो वो देख के भी वो लोग कर सकते हैं। बाकी जितना भी आप बता रहे थे कि रेस्ट के लिए, उसमें फिर अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का तो रोल रहता ही रहता है। बिल्कुल। आयरन का रोल रहता है, हम आयरन की बात करना भूल गए थे कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी। क्योंकि आयरन का स्टोर्स जो रहता है ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे डिप्लीट हो चुका रहता है, कम हो गया रहता है बॉडी में। तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो एक लैक्टेटिंग मदर को आयरन बहुत अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए। उसमें 60 एमजी एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम का फोलेट का टैबलेट्स देते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, सी जितना हम नेचुरल कंज्यूम करें उतना तो बॉडी के लिए अच्छा है। तो आयरन रिच फूड्स कंज्यूम करना चाहिए, जिसमें दाल आ जाता है। क्योंकि कैसा है कि उनको एक तो प्रेगनेंसी के टाइम में ना रफली 200 टू 400 मिलीग्राम ऑफ आयरन पास हो जाता है बच्चे में। ओके। तो वो पास होता है मदर के स्टोर में से। राइट। तो हमको उसको भी रिप्लेनिश करना है। कभी बाय चांस डिलीवरी के टाइम पे हेमोरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गया, होता है बहुत से लोगों को, तो वो स्टोर्स को भी रिप्लेनिश करना है। देखो बच्चे को इतना ज़रूरत नहीं है आयरन का, क्योंकि कुदरत ने क्या किया कि जैसे ही एक बच्चे का डिलीवरी हो जाता है ना, तो वो बच्चे का 3 से 6 महीने का आयरन स्टोर्स मौजूद रहता है उसके बॉडी में। बिल्कुल। तो ब्रेस्ट मिल्क से आयरन पास नहीं होगा इतना ज़्यादा क्वांटिटी में तो चलेगा, बट फीमेल को खुद को रिक्वायरमेंट है।
उसके जो स्टोर्स हैं वो रिप्लेनिश करने के लिए, या ब्लीडिंग हुआ है उसको, उसमें भी आयरन का लॉस हो जाता है, तो उसको रिप्लेनिश करने के लिए एक फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आयरन का। तो आयरन तो दाल है, जितने भी दाल्स हैं उसमें आयरन बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है। उसके अलावा जो सीरियल्स रहते हैं उसमें भी आयरन, जो मैंने पहले ही मेंशन किए, बट 1-2 मैं ड्राइड फ्रूट्स बताऊँगा जिसमें आयरन का क्वांटिटी बहुत अच्छा रहता है। जैसे खजूर है उसमें बहुत अच्छा रहता है, किशमिश में बहुत अच्छा रहता है। बीटरूट में भी बहुत अच्छा रहता है। जैगरी जो रूटीन में यूज़ करते हैं, शुगर ना यूज़ करके आप जैगरी यूज़ करो, होलसम जैगरी जो आता है वो यूज़ करो। बिल्कुल, तो उसमें भी आयरन का स्टोरेज अच्छा रहता है। फिर ड्राइड प्रून्स जो रहते हैं, एप्रिकॉट्स रहते हैं, उसमें भी आयरन का स्टोर अच्छा रहता है। सही बात। एंड लाइक दे से वी आर व्हाट वी ईट। तो Yes, अगर yes. हमने सही संतुलित आहार लिए हैं अपने लिए, तो ऑटोमेटिकली हमारे मूड स्विंग्स विल ऑल बी इन कंट्रोल। एम आई राइट? और Right. मेडिकली ऑल्सो, राइट। साइंटिफिकली, है ना? क्योंकि अगर ये सब चीजें भरपूर हैं, हुँ। तो हम कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत बैलेंस रहेंगे। आपके मूड स्विंग्स भी कंट्रोल में रहेंगे और आपको एक अंदर से एक हेल्दी फीलिंग आता है। हाँ, और जहाँ वो हेल्दी फीलिंग आएगी तो हर चीज डिफरेंट फोकस पे Definitely. चली जाएगी। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई कि कैसे खाना है, कितना खाना है, तो मैं आपके ऑडियंस के बेनिफिट के लिए और एक चीज़ बता दूँ कि जब हमने शुरुआत में बात की थी कि 600 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा लेना है, तो उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। सी ये तो हम लोग ने मोटे-मोटे तौर पे बता दिया, बट उनको मालूम नहीं रहता कि कौन-सी क्वांटिटी की कितनी कंज़्यूम करनी है हमको। जैसे सीरियल्स कितने कंज़्यूम करने हैं। सपोज़ अभी आपको, मैंने शुरुआत में बात की थी कि एक 55 केजी की एक लेडी को हम एज़ अ रेफरेंस ले लेते हैं, तो उसको 1650 कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट है। तो हम 600 कैलोरीज़ जो लैक्टेशन के पीरियड में रिक्वायरमेंट है उसको ऐड कर देते हैं, तो 2300 के आसपास कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट रहेगा, 2300 के प्लस माइनस। तो उसके लिए उनको है ना 300 ग्राम्स का सीरियल्स लेना चाहिए। सीरियल्स में जितने भी ग्रेन्स आते हैं, कोशिश ये होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स लें। होल होल जो होल व्हीट रहता है वो सब, होल व्हीट आजकल सब चीज़ें होल सम अवेलेबल है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए सीरियल्स में। पल्सेस, अगर वेजिटेरियन है तो 150 ग्राम्स का पल्सेस लेना चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 90 टू 100 ग्राम्स का नॉन वेजिटेरियन आइटम वो कंज्यूम कर सकते हैं। राइट। 200 ग्राम्स का फ्रूट्स लेना चाहिए उनको। तो ये उनको मालूम पड़ेगा कि डे टू डे में कितना कंजम्पशन हमको करेला है। डेयरी प्रोडक्ट्स 500 ग्राम्स का कंज्यूम करना चाहिए उनको। राइट। ऑयल है, फैट्स जो हम जी। बात करते हैं वो 30 ग्राम पर डे पर डे। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको पर, डिवाइडेड इन ऑल द तो मील्स। आपको अलग-अलग मील्स में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, और 20 ग्राम शुगर कंज्यूम करना चाहिए। राइट। तो एक इस तरह से आप अपने मील्स को डिवाइड कर सकते हैं। जी। फ्रूट्स जो है वो 200 ग्राम्स करना चाहिए। फ्रूट इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको सीरियल्स कंज्यूम करना है 300 ग्राम, फ्रूट्स 200 ग्राम, डेयरी प्रोडक्ट्स 500 ग्राम, पल्सेस इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो 150 ग्राम्स, नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हो आप पल्सेस की जगह तो 90 ग्राम्स, फैट्स 30 ग्राम्स एंड शुगर 20 ग्राम्स। तो एब्सोल्युटली। अगर आप इस तरह से अगर अपना डाइट लेते हो तो एकदम होलसम फूड आप कंज्यूम करोगे, और जो डाइट डाइवर्सिटी की बात होती है वो डाइट डाइवर्स डाइट आपको मिलेगा, क्योंकि हम कोशिश ये करेंगे कि हर फूड ग्रुप में से हमको खाना मिले, तो बिल्कुल। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली। सी आपकी बातों से क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोस्टनेटल हेल्थ, इट इज अबाउट अ लैक्टेटिंग मदर। राइट। एंड द मोमेंट वी से लैक्टेटिंग मदर, आपने ऑलरेडी ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस काफ़ी कुछ एक तरीके से तो रिफ्लेक्ट कर दिया है, राइट? सो आई विल आस्क यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि हाउ इम्पोर्टेंट इज ब्रेस्ट फीडिंग? व्हेन शुड यू स्टार्ट दिस? ओके। एंड सेकेंडली, मुझे तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क को इफेक्ट कर रहे हैं। एम आई राइट? यस। आप प्लीज इस बात पे एलैबोरेट करके फिर इन लोग बिकॉज यंग ऑडियंस है, वी रियली वांट देम टू बी एजुकेटेड कि राइट। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है उनके लिए और उनके बच्चे के लिए। सर। सी ब्रेस्ट फीडिंग एक बीवी का, मदर का डिलीवरी हो जाता है ना, तो विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन भी हुआ है, समझो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ है, वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुआ है, सी सेक्शन हुआ है, तो भी उनको ये चीज़ें उनको है ना पहले से प्लान कर लेनी चाहिए। दे शुड आस्क देयर गायनेकोलॉजिस्ट कि मुझे ना जैसे ही मतलब डिलीवरी होने वाला है ना, जैसे डिलीवरी हो जाता है ना, आई वांट टू फीड माय बेबी। ओके। तो कैसा है कि हॉस्पिटल कैन मेक द अरेंजमेंट्स। जी हाँ, हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि ऑपरेशन थिएटर में भी फीडिंग होता है। हाँ, कि मदर इज़, जिनका सी सेक्शन होता है, मदर इज़ ऑन द बेड, थोड़े टाइम बाद उनको वहाँ पे ब्रेस्ट रोल कराते, बेबी को
एब्डोमेन पे रख देते हैं, ही वेट फॉर 30 to 60 मिनट्स, वहाँ से धीरे-धीरे बेबी अपने आप निप्पल्स के पास पहुँच जाता है। तो दैट इज़ वेरी अगेन करिश्मा करिश्मा है कुदरत का। तो ये जो है विदिन 1 आवर करना चाहिए और साथ में मैं तो ये भी बोलूँगा अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जैसे ही डिलीवरी हो उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ-साथ मैं एक सलाह मैं और दूँगा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट भी करना चाहिए। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने से कैसा है कि मदर को भी बेनिफिट होता है, बेबी को भी बेनिफिट होता है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या करना है कि बेबी को एक विदाउट क्लोथ्स बेबी को यहाँ पे रखना है मदर को। उससे क्या होगा बेबी को हाइपोथर्मिया होना है, उसका टेम्परेचर कम होना रहेगा तो वो नहीं होगा। प्लस एक इमोशनल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। मदर के ब्रीदिंग से बेबी को बेनिफिट होता है। तो एक स्किन टू स्किन केयर कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है। जनरली बहुत क्रिटिकल है बट बोलते हैं ना कि लोग उसको करते नहीं हैं। बट उसका बेनिफिट आपको आगे चल के मिलेगा जब बच्चा बड़ा होता है तो एक जो बॉन्ड डेवलप होगा। जैसे आप गर्भ संस्कार की बात करते हैं, तो जब गर्भ संस्कार में हम प्रेगनेंसी के दौरान जो चीज़ें हम मदर को दे रहे हैं, तो आपका मानना ऐसा है कि भाई बड़े होके भी उनको समझ में आती है वो सब चीज़ें, रिफ्लेक्ट करती है उनके बिहेवियर में, उनके लाइफ में। तो उसी तरह से ये भी चीज़ें उनके लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी आगे चल के। और ऐसा भी है ना कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कुछ कारणवश अगर मदर के थ्रू नहीं हो पाता है, कुछ ऑपरेशन या कुछ भी कारणवश, फादर भी दे सकते हैं, फादर भी दे सकते हैं। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग करना है विदिन 1 आवर, तो वो एक ख्याल रखना है। और आपने क्या पूछा था साथ में? जी, सो आपने बताया ये कब होना चाहिए। हाँ, आपने इम्पोर्टेंस भी बता दी, राइट? एंड ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क दोनों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये आपने राइट, बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझा दिया है। सी जो फर्स्ट मिल्क होता है, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, राइट? राइट, राइट। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है, हुँ। राइट? ये भी बता दीजिए एक बारी। कोलेस्ट्रॉम जो रहता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कोलेस्ट्रॉम एक बेबी के लिए इस मायने भी इम्पोर्टेंट है कि उसमें बहुत सारे इम्यूनोग्लोबिन्स रहते हैं, सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबिन्स रहते हैं। जैसे ही एक बेबी कोलेस्ट्रॉम पिएगी तो वो इम्यूनोग्लोबिन्स जाते हैं अंदर। देखो बेबी का इंटेस्टाइन जो रहता है ना वो बहुत इम्मैच्योर रहता है। तो जैसे ही ये कोलेस्ट्रॉम अंदर जाएगा ना तो उधर एक सेल्स का कवरिंग करता है और वो इम्मैच्योर इंटेस्टाइन को मैच्योर करने में हेल्प करता है। तो आगे चल के बेबी इसको एलर्जी नहीं रहेगा। देखो उस टाइम पे अगर इंटेस्टाइन मैच्योर हो जाएगा तो फ्यूचर जब बेबी बड़ा होगा, टॉडलर होगा, इन्फेंट होगा, चाइल्ड के रूप में जाएगा, तब इंटॉलरेंस नहीं आएगा उसको फूड से, एलर्जीज़ कम हो जाएँगे। उसके अलावा भी कैसा है कि मेकोनियम एक वर्ड है जिस जैसे हम ग्रीनिश लिक्विड रहता है, डिलीवरी के बाद उसको बेबी से बाहर निकलते हैं, तो वो कभी-कभी इंटेस्टाइन में रह जाता है बेबी के, क्योंकि इनसाइड द यूट्रस वो निगल लेते हैं उसको। तो ये कोलेस्ट्रॉम क्या करता है उसको भी बाहर कर देता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो उसके लिए भी ज़रूरी है कोलेस्ट्रॉम। उसके साथ-साथ में अंदर बिलिरुबिन रहता है कभी-कभी इंटेस्टाइन में, उसको भी ड्रेन कर देता है। तो जॉन्डिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत से दैट बच्चे को कंटेनर्स में रखना पड़ता है कि जॉन्डिस हो जाता है, तो वो भी रिस्क कम हो जाता है। इसके साथ-साथ में कोलेस्ट्रॉल में प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, व्हाइट सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। इम्यूनोग्लोबिन्स इतना अच्छा रहता है ना, कोलेस्ट्रॉल को तो फर्स्ट इम्यूनाइज़ेशन बोलते हैं जनरली, तो वो तो देना ही देना है। बट जैसे आप कोलेस्ट्रॉल देंगे ना तो उनको एक नॉलेज होना चाहिए कि देखो ये जो रहता है ना ये यही आगे चल के मिल्क में कन्वर्ट होता है। ये डे 1 से आपको चालू करना है, फिर 3rd डे के आसपास है ना समझो 300 से 400 एमएल का दूध आप बच्चे को पिला सकते हैं। 5th डे के आसपास 500 से 800 एमएल का दूध जी फीड कर सकते हैं। और जो फर्स्ट डे से जब हम मिल्क फीड करना चालू करते हैं तो 7 डे के बाद जो होता है ना उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। 2 वीक के बाद है ना वो मैच्योर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये धीरे-धीरे होता है, ये एक स्लो प्रोसेस है। जी। तो मदर को पूरा स्लो प्रोसेस जीना भी है और उसको पार्ट भी लेना है और उसको निभाना भी है। बिल्कुल, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी पिलाना है, उसके बाद जो दूध आता है उसको भी सही तरीके से पिलाना है। और जब ये प्रोसेस के टाइम पे ना मदर को ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर कनेक्शन हो बेबी का। राइट। कि बेबी को जब ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो कैसे पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर कनेक्शन स्टार्ट से नहीं होगा तो क्या होगा कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन लैचिंग द गुड गुड पोजीशन एट द लैचिंग, अटैचमेंट। बेबी का माउथ जो रहता है वो वाइड ओपन होना चाहिए। अच्छा। फिर जो चिन रहता है इट शुड टच द ब्रेस्ट, लोअर लिप जो रहता है वो आउटसाइड की तरफ होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें ब्रेस्ट में जो निप्पल रहता है ना उसके नीचे का जो एरिया रहता है ना उसको हम लोग एरियोला बोलते हैं। तो जो इंफीरियर एरियोला रहता है वो कंप्लीटली बेबी के माउथ में जाना चाहिए। तो दीज़ आर द करेक्ट लैचिंग पोजीशन। तो उस तरह से उसको उसको
लैच करवाना है। मोस्टली तो ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, But बट still स्टिल ट्रेनिंग पीपल शुड नो। वी शुड बी अवेयर के हो रहा है। अगर सी ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो व्हाई डू वी नाउअडेज वी हैव लैक्टेशन एक्सपर्ट्स? जी जी, यू आर राइट। कभी कभी किसी को नहीं पता रहे तो लैक्टेशन के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। इसका कारण एक ये भी है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन थी जनरेशन टू जनरेशन पास होती थी। अगेन हमने अभी बात किया था कि न्यूक्लियर फैमिली है, बताने वाला नहीं है, उनको ये भी नहीं मालूम रहता है। सी कितने लोगों को तो कितने मिसकंसेप्शन रहते हैं, प्री लैक्टेस दे देते हैं वो लोग, लैक्टेशन के बाद पानी दे दो, झनगुट्टी दे दो, फिर व्हाट नॉट ग्राई वाटर पिलाते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। माइंड यू, बेबी का डिलीवरी हुआ टिल 6 मंथ्स, ज़ीरो वाटर, ओनली ब्रेस्ट मिल्क और कुछ भी नहीं देना है बेबी को। पोज़ीशन अच्छा रखना चाहिए बेबी का। बेबी का हेड है, नेक है, पूरा जो लेंथ ऑफ बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। बेबी को ब्रेस्ट मिल्क करते टाइम वो उसका फेस जो है वो मदर के तरफ होना चाहिए। शी शुड कीप हर क्लोज। खाली ऐसा नहीं कि भई सिर को और नेक को सपोर्ट कर दिया, बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया। कोशिश ये होना चाहिए कि पूरे बेबी को अच्छे से सपोर्ट करें। छोटी-छोटी चीज़ें बट ये सब मैटर करती है। क्या होता है कि देखो प्रॉपर पोज़ीशनिंग नहीं होगा, प्रॉपर लैच अटैचमेंट नहीं होगा, लैचिंग जो बोलते हैं हम लोग साइंटिफिकली, वो नहीं होगा, बेबी दूध कम पिएगी, बेबी का पेट नहीं भरेगा, फिर उसको धीरे-धीरे एवर्जन होगा, फिर तुमको ऐसा लगेगा कि बाहर से कुछ दूँ। हाँ, इट्स लाइक अ साइकिल। साइकिल है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर लैचिंग होना चाहिए, प्रॉपर फीडिंग करवाना है और बाहर का मिल्क तो सोचना भी नहीं, क्योंकि बेबी ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको हम काउज़ मिल्क या फॉर्मूला फीड मिल्क से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये कोई एकदम ही अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है। जी, मेडिकल रीजंस है मेडिकल रीज़न्स है कि मदर इज़ एक्सपायर्ड आफ्टर डिलीवरी, उन केसेस में or for whatever reason she's not producing enough milk, or there are other medical issues, whatever they are. बट मोस्टली दोज़ आर रेयर। Very rare. जनरली ब्रेस्ट मिल्क आता ही है। सी ब्रेस्ट मिल्क में कैसा है ना कि प्रोलैक्टिन एक हार्मोन रहता है। वो कैसा है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे ही एक बेबी है ना निप्पल को मुँह में सक करना चालू करेगी ना, तो एक मस्त न्यूरोलॉजिकल इम्पल्स पास होता है। वो पास होता है सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वहाँ से प्रोलैक्टिन रिलीज़ होता है और ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। तो जितना बेबी मिल्क पिएगी उतना फॉर्मेशन होगा मिल्क का। इट्स वाइस वर्सा। It's a, अभी बेबी मिल्क ही नहीं पिएगी तो फॉर्मेशन कैसे होगा? ब्रेस्ट मिल्क बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए बेबी को मिल्क पिलाना बहुत ज़रूरी है। वो पिएगी तो फॉर्मेशन होगा। जी जी। तो ये एक साइकिल है। तो उसको मदर को समझना बहुत ज़रूरी है। Prenatal yoga, diet, and emotional care for every mom to be. Type hi on WhatsApp and we'll guide you. So in a way, let's say that जो आप whether ये colostrum है या breast milk है, it's liquid gold. Let's put it that way. And through your nutrients, आप उसमें invest करिए. राइट, Am I right? राइट। जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लिक्विड गोल्ड मिलेगा, उतना अच्छा उसका रिटर्न आएगा आपके बेबी की हेल्थ के थ्रू, उसके इम्यूनिटी के, राइट। राइट? दिस इज आई मीन लाइक दिस इज मोर प्रेशियस देन आवर डेफिनिटली, डेफिनिटली, है डेफिनिटली। आप हम कितने मैंने मेरे पास कभी-कभी पेशेंट्स आते हैं ना, वो बोलते हैं कि थोड़ा इश्यू था, हम लोग ने काऊ मिल्क चालू कर दिया क्योंकि वो सिमिलर है। बट इट इज़ नॉट सिमिलर। सी प्रोटीन्स नो डाउट काऊ मिल्क में ज़्यादा है। ब्रेस्ट मिल्क में समझो 1 ग्राम प्रोटीन है तो काऊ मिल्क में 3 ग्राम्स प्रोटीन है। बट कुदरत की बात करेंगे ना तो कुदरत ने ब्रेस्ट मिल्क इस तरह से बनाया, जैसे हम लोग अभी हमारे पास क्या डाइट है वो बैलेंस, और हम लोग का न्यूट्रिशन में आप देखते होंगे ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि वी प्रोवाइड कस्टमाइज्ड डाइट, राइट कि भई आप आए हमारे पास तो आपके हिसाब से बनाएँगे, दूसरा कोई बंदा है तो उनके हिसाब से हम, तो कुदरत है ना ब्रेस्ट मिल्क भी कस्टमाइज़ बनाती है। अगर एक बेबी फुल टर्म बेबी है तो उसके लिए अलग ब्रेस्ट मिल्क है। प्री टर्म बेबी है तो उसके लिए अलग ब्रेस्ट मिल्क है। तो इमेजिन, तो फिर जब इतना कस्टमाइज़ कुदरत कर दी और आप नहीं पिलाओगे तो कैसे चलेगा? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं ये भी दे सकता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि उसमें 1 ग्राम है, अपना ह्यूमन मिल्क में 1 ग्राम प्रोटीन है, राइट काऊ मिल्क में 3 ग्राम है, रैबिट में आप हैरान हो जाओगे 15 ग्राम है, 15 ग्राम्स प्रोटीन है। बट उसका बेनिफिट है ना उसको, क्योंकि रैबिट का वेट विदिन अ वीक डबल हो जाता है। उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसका वेट 15 है, बच्चे का वेट 6 महीने में डबल होता है। तो जिसकी जैसे ज़रूरत। एग्जाम्पल डॉक्टर साहब आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया टू एक्सप्लेन व्हाई ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रेफर्ड ओवर फॉर्मूला फीडिंग, क्योंकि
आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो इस बात को कि हमने अगर बाहर का दे दिया, जैसे काऊ का है, तो काऊ का मिल्क वो काम कर रहा है जो काऊ के बच्चे के लिए चाहिए। आपके बच्चे के लिए आप ही का दूध काम कर सकता है, राइट? बहुत बार क्या होता है ना, अभी हम देखते हैं ना कि बहुत से लोगों को ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। कि इंटॉलरेंस हम बोलते हैं कि इंटॉलरेंस हो जाता है। तो ब्रेस्ट मिल्क में ना अल्फा एल्ब्यूटिन अल्फा इम्यूनोग्लोबिन करके एक प्रोटीन रहता है। वही बीटा लैक्टोग्लोबिन रहता है काऊ में, जो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं है। अब आप जो काऊ मिल्क देते हो तो वो जा रहा है, तो आगे चल के बच्चे को फूड इंटॉलरेंस होने के चांसेस रहते हैं। अब जिसका बेस कब है हमको मालूम नहीं, कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उसको ब्रेस्ट मिल्क दिया कि काउज मिल्क दिया। जब बड़ा होता है उसको कुछ इश्यूज आते हैं तो हम लोग फिर वरी करते, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उससे बेटर है कि आप ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करिए। बिल्कुल, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, गिनते गिनते हम थक जाएंगे। इलनेस नहीं होगा बच्चे का, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, ब्रेन हेल्थ अच्छा होगा, लर्निंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे। मतलब बच्चा जो बार-बार बीमार पड़ता है इन्फेंसी में, तभी वो बीमारी कम हो जाएगी। वी कैन प्रिवेंट दिस इलनेस जो रहता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आईक्यू लेवल्स बढ़ जाते हैं बच्चों के। बहुत से बच्चे चाहते हैं, बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं इनफैक्ट कि हमारे बच्चे ये सेलिब्रिटी जैसे बने, ऐसे बने, मेंटली इतने हाई हो, उनका आईक्यू लेवल ऐसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट अच्छा होना चाहिए। सब चीज़ आप स्टडी करिए, एवरीथिंग इज़ देयर इन ब्रेस्ट मिल्क। आप ब्रेस्ट मिल्क कंज़्यूम कराओ अपने बच्चे को, इन्फेंट को, हर चीज़ मिल जाएगी। उनका इंटेलिजेंट क्वोशंट जो है वो बढ़ेगा। सब चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। बने का इमोशनल क्वोशंट, एवरीथिंग, एवरीथिंग। एब्सोल्युटली राइट। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर कोई किसी को डायरिया हुआ है, बच्चा इल है, मदर को इलनेस है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट मिल्क बंद करना है, फीडिंग चालू रखो। डायरिया है उसमें भी आप दे सकते हो, अगर बच्चा सिक है तो भी आप दे सकते हो, और मदर भी सिक है तो भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको बंद करना है, जी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को लेके भी बहुत सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस है सोसाइटी में। राइट। बट ब्रेस्ट फीडिंग आप करा सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं रहते। मीन चाहे आप बीमार है या आपका बच्चा बीमार हाँ, हाँ, आप This दे is सकते हो। what यू कैन कंटिन्यू ब्रेस्ट सेफ है आप दोनों के लिए। 100% इट इज़ सेफ। ना ये पोल्यूट हो सकता है, नहीं। ना ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। पोल्यूट की आपने बात अच्छी की, वो कंटामिनेट होता ही नहीं। फॉर्मूला मीटिंग आप करो तो देयर आर चांसेस, आपको हैंडल करना है, पाउडर बनाना है, गरम करना है, वहाँ पे कंटामिनेशन का चांसेस है, यहाँ पे कंटामिनेशन का चांसेस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इजीली डाइजेस्टेबल है, वहाँ पे डाइजेस्टेबल नहीं भी हो सकता है वो, क्योंकि ये अपने इंटेस्टाइन के हिसाब से बनाया है कुदरत ने। पर यहाँ पे बच्चा हैप्पी रहेगा, नींद अच्छी आएगी। यहाँ पे फॉर्मूला फीड करने से बच्चा इरिटेबल रहेगा। जी, तो उसको तो हम बोलते हैं ना कि देयर इज़ नो कंपैरिज़न ओनली एज़ पर माय नॉलेज। क्लियर ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला फीड को हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हाँ, अगर आपको दिक्कत है, जैसे आपने पहले बताया था कि भई वर्किंग वूमेन है तो क्या करना? तो एक्सप्रेस करो ना, ब्रेस्ट फीड को एक्सप्रेस करो। और आजकल तो 6 मंथ्स का हर कोई दे देता है। मैटरनल लीव है ही आजकल, देते हैं वर्किंग। और मैंने तो बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ में भी देखा है कि फीडिंग के लिए एक अलग रूम्स भी रहते हैं। राइट। और अगर समहाउ कि अगर आप नहीं कर पाते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो ना, घर पे उसको एक्सप्रेस कर लो और फिर घर पे उसको रख लो। इट इज़ गुड टू नॉर्मल टेम्परेचर में आप 2 से 6 घंटे में पिलाना है तो यू कैन कीप इट एट नॉर्मल टेम्परेचर। अगर आपको उसके बाद पिलाना है तो आप फ्रीज़र में रख सकते हो। सोर्सेज़ आर अवेलेबल, तो बस एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल। वो होना चाहिए। आप हाँ, यू आर राइट कि वो कमिटमेंट चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज व्हाई वी बोथ आर हियर टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है उनकी अपनी हेल्थ के लिए और अपने बच्चे के बच्चे के लिए। लिए। It goes such a long way in creating a strong child, right? So definitely like so we understood कि ये करने से बेटर हेल्थ होगी, सब कुछ होगी। बट व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जिससे पता चलेगा कि आपके बच्चे को सारी न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं या इनफ क्वांटिटी में मिल्क मिल रहा है? सी ब्रेस्ट फीडिंग का कैसा है कि इनफ क्वांटिटी में मिल्क मिल रहा है। बहुत से बार पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा पी रहा है कि नहीं पी रहा है। तो उसके लिए कुछ एक मार्कर्स रहते हैं, वो उनको ध्यान में रखना चाहिए। यूरिन आउटपुट कैसा है, अगर दिन में 6 टाइम यूरिन कर रहा है तो इट इज़ फाइन। उससे कम कर रहा है तो थोड़ा इशू है कि प्रॉपर लैचिंग नहीं हो रहा है या अटैचमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से ब्रेस्ट मिल्क कम मिलता हो। एकदम स्ट्रॉन्ग येलोइश कलर का यूरिन आ रहा है, पंजेंट स्मेल आ रहा है, वो भी एक साइन है कि प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा है। उसके अलावा वेट गेन से आप दे सकते हो। देखो, एक बेबी का डिलीवरी होता है ना, उसके इमीडिएटली बाद कुछ दिनों तक मे बी फॉर अ वीक और सो वेट लॉस होता है। अच्छा। जो बर्थ वेट रहता है उससे थोड़ा-सा कम होता है, क्योंकि बेबी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स रहते हैं वो ड्रेन आउट हो जाते हैं और वो फीडिंग को भी एडजस्ट नहीं हुआ रहता है। इट टेक्स टाइम ना।
बेबी भी तो दुनिया में नया है, तो उसको भी फीडिंग को एडजस्ट होना है। तो उसकी वजह से कभी-कभी 5 टू 7% या कुछ लोगों में 7 टू 10% वेट लॉस हो जाता है। बट फिर सेकंड वीक ऑनवर्ड्स वेट गेन होना चालू हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि 15वें दिन पे जो बर्थ वेट था, उससे ज़्यादा है कि नहीं। वो भी एक साइन है कि ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, फीडिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। और मदर को एक और चीज़ का केयर करना चाहिए, नाइट फीडिंग्स करना चाहिए। सी प्रेगनेंसी के बाद बहुत सी मदर्स का ये कंप्लेंट भी रहता है लैक्टेशन के टाइम पे कि नींद पूरी नहीं होती है, दिन भर रात को जागें क्यों? क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, तो बहुत से लोग अवॉइड भी करते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, वो रात में रिलीज़ होता है। ओके। तो प्रोलैक्टिन रात में रिलीज़ होगा, तो आप जितना ब्रेस्ट फीडिंग रात में करोगे तो और प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो नाइट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So when you say night feeding, you mean to say, see, we all understand कि एक छोटे बच्चे के लिए it is feed on demand. फीड ऑन But राइट। but there must be some pattern to it कि रात को इतने बजे तक लास्ट फीड हो जाना चाहिए या nothing. So nothing like that. एक क्यूज समझ में आ जाती है। See, these are things we should not explain। एक माँ और बेटे के बीच का या बेटी के बीच का रहता है, Actual वो pattern नेचुरल falls पैटर्न है। and it will fall in place. बोलते हैं ना रूटलिंग रहता है, रूटिंग करता है बच्चा, Okay. अपने फिंगर्स है वो लिप्स की तरफ घुमाता है, तो वो सब चीज़ों से मदर को क्यों मिल जाता है कि बेबी इज़ हंग्री। और थोड़ा-सा उनको आइडेंटिफ़ाई भी करना आना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हंग्री है कि कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। जैसे कभी उसको गर्मी लग रहा है, कपड़े टाइट पड़ रहे हैं, कभी-कभी उसकी वज़ह से भी बेबी एक्सेसिव क्राई करता है। तो एक फ़ॉल्स सिग्नल भी जाता है कि भई उसको भूख लगा है। तो वो भी एक वो तो साथ में रहते हाँ, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट मैं खुद एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ कि ये कमाल की कुदरत की चीज़ है कि आपको समझ में आता है ये क्राई चेंज ऑफ नैपी की है, ये क्राई भूख की है, ये क्राई जस्ट अटेंशन डिमांडिंग राइट। है, ये एक दिस इज़ ये एक करिश्मा है तुझे कुदरत हाँ, आपको और सोनिया जी हमको बताने की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ ये ट्रू एंड ऊपर से आ जाता है। like when my children have grown up, you know, and they say, राइट, "Mom, you don't understand." I said, "I understood when you were speechless." राइट। जब तुम्हारे मुंह में शब्द नहीं थे, तो कैसे कह सकते हो कि मैं आज तुमको नहीं समझ सकती? So this is वेरी really, वेरी I agree with you कि ये इसको नेचुरल चीज़ को माँ बच्चे के बीच में रहने दीजिए. Let them find their one हाँ level. बिल्कुल perfect. So आपने definitely समझा दिया. Yet I will say the like I am so convinced कि breastfeeding of course like कितनी बेनिफिशियल है। फिर भी आप और इस पे इलैबोरेट करना चाहोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग एंड फॉर्मूला फीडिंग? देखो ब्रेस्ट फीडिंग तो इसके लिए भी ज़रूरी है ना कि न्यूट्रिशन स्टंटिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सी क्या होता है ना कि आजकल फीमेल्स की हाइट्स बहुत कम रहती है इंडिया में। इंटरजेनरेशनल स्टंटिंग चलता है। स्टंटिंग मतलब हाइट जो रहता है वो एज के हिसाब से कम होता है, उसको हम स्टंटिंग बोलते हैं मेडिकली। तो उसको प्रिवेंशन करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग का ज़रूरत है। सीरियसली? हाँ, सीरियसली। कैसा है ना कि अगर प्रॉपर जब शुरुआत में हमने बात की थी प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन की, फिर प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन की और अब हम जो इन्फेंसी न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ये पूरा पीरियड रहता है ना कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, उसके 270 डेज़, फर्स्ट ईयर पोस्ट डिलीवरी 365 डेज़ एंड सेकंड ईयर दैट इज़ अगेन 365 डेज़, तो ये 1000 डेज़ हो जाते हैं। जी। तो उसका एक कंसेप्ट ही चलता है कि 1000 डेज़ ऑफ न्यूट्रिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे अगर अपन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, तो क्या होता है कि बच्चे में स्टंटिंग रहने का चांस रहता है। आगे चल के फिर अगेन वही कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कम हो जाता है एंड इट इज़ प्रूवन फैक्ट कि सेकंड वीक ऑनवर्ड स्टंटिंग हो जाता है। एक प्रेग्नेंट फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ। इन यूट्रो सेकंड वीक से स्टंटिंग चालू हो जाता है और अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हुआ, मदर का प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये होलिस्टिक की मैं बात करूँ, सब न्यूट्रिशन, खाली ब्रेस्ट फीडिंग का ज़रूरत नहीं है, मदर को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, बिल्कुल। पोस्ट डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग का भी ज़रूरत है और उसके बाद 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का भी ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं होती है, तो इन यूट्रो साइज़ कम हो जाता है, बेबी का इन सेंटीमीटर साइज़ कम हो जाता है। एक बेबी का जन्म होता है, एट बर्थ ही कब करीब-करीब 4 सेंटीमीटर्स का साइज़ कम हो जाता है बेबी का। 6 महीने पे फिर वो 6 सेंटीमीटर्स हो जाता है, फिर 24 महीने पे 9 सेंटीमीटर हो जाता है साइज़ कम, 36 महीने पे 10 सेंटीमीटर साइज़ कम हो जाता है। तो ये इन यूट्रो हो जाता है, तो उसके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक लैंसेट का स्टडी आया था 2006 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उसमें ये मेंशन था कि एक 10 इंटरवेंशंस थे कि उन्होंने एक देखा कि भाई स्टंटिंग बहुत हो रहा है लोगों में, तो स्टंटिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो उन्होंने ना
10 इंटरवेंशंस निकाले थे, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन मतलब ये हम चीज़ें रेक्टिफाई करेंगे तो ये चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। राइट तो उस स्टडी में ये बाहर आया, लैंसेट इज़ अ वेरी रिनोन्ड जर्नल है, तो मैं ये बता दूं, मतलब वो कुछ भी ऐसे ही नहीं करते। तो उस स्टडी में ये बाहर आया कि ब्रेस्ट फीडिंग, दैट टू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब पहले 6 महीने तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करना है और उसके बाद यू कैन कंटिन्यू अप टू 2 इयर्स और बियॉन्ड। ऐसा करने से 36% तब हम लोग परसेंटेज स्टंटिंग रिड्यूस कर सकते हैं, दैट टू 36% ऑफ चिल्ड्रन में। एट द एज ऑफ 36 मंथ्स तक हम 36% चिल्ड्रंस में स्टंटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। 36% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, एक्चुअली इट इज एंड उसका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन हम लोग ने न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ऊपर किसको रखा? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 इयर्स एंड बियॉन्ड वर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि भाई 6 महीने के बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड चालू करो और 2 साल पे ब्रेस्ट फीडिंग बंद करो। इफ यू आर हैप्पी यू कैन कंटिन्यू इट बियॉन्ड 2 इयर्स ऑल्सो। तो उस तरह से आप समझ सकते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। और उसी तरह से एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और एक सर्वे हुआ था, वो रिसेंटली हुआ था 2016 में, अगेन लैंसेट जर्नल में ही पब्लिश हुआ है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से अगर यूनिवर्सल हम एप्लीकेशन कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग का कि एवरी मदर जो एक बच्चे को जन्म देती है एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है बच्चे को, तो 8 लाख, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्वे इन 2016, तो 8,23,000 इन्फेंट डेथ्स हम रोक सकते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रोक सकते हैं 8,23,000 एंड 20,000 फीमेल्स को हम मरने से रोक सकते हैं थ्रू कैंसर्स। मतलब आप समझ पाते हैं मदर्स, तो ब्रेस्ट फीडिंग करने से बेबी को तो बेनिफिट है ही है, मदर को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर अवॉइड कर सकते हैं, ओवेरियन कैंसर अवॉइड कर सकते हैं, ओबेसिटी कम होगा। ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद जो उनको एक कंसर्न रहता है कि भाई मेरा वेट बढ़ गया है, वो अपने आप रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। हार्ट डिसीज़ कम हो जाता है मदर को। ये सब रिस्क हम प्रिवेंट कर सकते हैं मदर्स में। और साथ में बच्चे को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़, आजकल बोलते हैं ना कि बहुत से लोग, डॉक्टर्स भी परेशान हैं। यंग एज में डायबिटीज़ आ जाता है, हार्ट हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ आते हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज़ है, ओबेसिटी इज़ नाउ दिस कॉल्ड एज़ अ डिसीज़ ओनली। तो ये डिसीज़ेज़ को भी हम अवॉइड कर सकते हैं बाय एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। most of the lifestyle disease. Most of the lifestyles you can avoid, diseases you can avoid through breastfeeding. So basically, you can say that breastfeeding is that medicine which will help not only the baby but also the mother in most of the lifestyle diseases which are so prevalent. So prevalent today. We can prevent that. देखिए कुदरत ने क्या क्या चीज हमारे अंदर डाली है और हमको कितना प्रोटेक्शन दिया है इन्फेक्शन से। और आज के टाइम में व्हेन द इन्फेक्शंस एंड बोलते हैं ना बीमारियां और कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी बड़ी हुई हैं, एक सिंपल सी चीज ऑफ 6 exclusive months of breastfeeding can lay a foundation for a strong child and a stronger mother. मैं एक स्टेप आगे भी बोलूँगा, जब आप बोल रहे थे तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि इट्स नॉट ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग चाइल्ड, स्ट्रॉन्ग मदर का तो फाउंडेशन हम ले ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नेशन का फाउंडेशन ले कर Exactly. रहे। देखो ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, कॉस्ट कम लगेगा, बिल्कुल फ्री, यू आर प्रोवाइडिंग Of फ्री मिल्क course, फ्रॉम of होम। course. तो बाहर से कुछ खरीदना नहीं है। काउज मिल्क, फॉर्मूला फीड नहीं खरीदोगे तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। जी और अगर ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद स्किल्स अच्छे रहते हैं, स्किल सेट अच्छा रहता है, आईक्यू लेवल्स अच्छे रहते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि प्रेगनेंसी के ना इन्वेस्टमेंट इन ट्यूशंस का हाँ फर्स्ट 2 इयर्स में ही 70% ऑफ द ब्रेन गेट्स डेवलप्ड। राइट तो वहाँ पे ही ब्रेस्ट फीडिंग का रोल है, फर्स्ट 2 इयर्स में ही। तो अगर ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो एज अ नेशन वी कैन प्रोग्रेस वेल ना। बिल्कुल एब्सोल्युटली नेशन जो वर्कफोर्स है वो स्ट्रॉन्ग सिटीजंस मेक स्ट्रॉन्गर राइट, तो टैलेंटेड वर्कफोर्स मिलेगा हमारे नेशन को भी। मतलब मदर सिटिंग हियर आई फीलिंग सो नाइस अबाउट दिस फैक्ट डॉक्टर साहब कि हम लोग उस मिशन पे हैं राइट, who are very unknowingly but in a very subtle way trying to build a strong nation. नेशन राइट, Also. 100%, I hope you are a God precursor helps. to this। I hope God helps everybody in this noble endeavor to create a stronger human being which will tomorrow create a stronger nation. Absolutely like it. This is brilliant. So डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री फूड के बारे में बात करा, सो
कंसिडरिंग कि हमने ये सब चीज़ें समझ ली, सो कॉम्प्लीमेंट्री फूड कौन सी एज पे शुरू होना चाहिए एंड व्हाट आर द फूड्स व्हिच आर रिकमेंडेड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फूड? Prenatal yoga, diet, and emotional care for every mom to be. Type hi on WhatsApp and we'll guide you. अब हमने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की तो इतना तो क्लियर हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव देना है, उसके अलावा तो कुछ देना नहीं है। 6 months तक 6 मंथ्स तक वो देना है। 6 मंथ्स के बाद एक एवरेज है ना 5.8 केजीज़ का वेट गेन हो चुका रहता है बच्चा की। तो उनको 550 कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट रहता है बच्चे को, इन्फेंट को। तो उसके हिसाब से हमको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स में कैसा है कि आप उसको पॉरेज के फॉर्म में दे सकते हैं, मैश करके भी दे सकते हैं। इनिशियली जब 6 मंथ्स के आसपास जैसे ब्रेस्ट फीडिंग तो खत्म हो गया है, जी तो जब हमको चालू करना है तो डेली 2 टू 3 टेबलस्पून्स आप दे सकते हैं। ओके इन अ, वंस अ डे वन्स अ डे 2 टू 3 टेबलस्पून इनिशियली। ओके फर्स्ट 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, जी जी बट बिल्कुल जब 7th टू 8th मंथ चालू होता है, तो उसको हम 2/3 ऑफ 250 ml बाउल को आप कंजम्पशन दे सकते हो बच्चे को। लाइक जो 250 ml का बाउल है उसका 2/3 पार्ट दे देना है बच्चे को। फिर पहले 2 से 3 बार में दे सकते हो, आगे भी आप 3 बार में दे सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो। बट पहले आपको सॉफ्ट पोरेजेस देना है या मैश फूड देना है, फिर धीरे-धीरे आप उसको चेंज कर सकते हो। अगेन 7 टू 8 मंथ्स में भी मैश फूड ही देना है, बिल्कुल क्योंकि उनको सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए। जी जैसे ही बच्चा 9th मंथ के स्टेज पे पहुँचता है ना, तो वहाँ पे फिंगर फूड्स का आप दे सकते हो बच्चे को। फिंगर फूड्स हो गया, जो कट फाइनली चॉप्ड फूड्स रहते हैं, वो दे सकते हैं। और जो आई मीन जैसे कोई फ्रूट है सॉफ्ट फ्रूट लाइक बनाना बनाना दे सकते हो, बहुत सारे हैं, वो मैं ये भी नहीं अटकेगा नहीं, मैश करके देना है मैश बच्चे को। और जो कट करके दे सकते हो, छोटे-छोटे चॉप। ओके चोकिंग प्रिवेंट करना है, जैसे पीनट्स है, ग्रेप्स है, वो सब चीज़ नहीं देना है, एकदम सॉफ्ट। ओके अगर आपको आइडिया आ जाता है कि क्या देना है, बट छोटे-छोटे माइन्यूट चॉप में करके बोला मतलब है सीखना है, सर्फ एंड चॉप माइक। जैसे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजीज़ रहते हैं, उसको चॉप करके दे दिया। कैरेट वगैरह फिर चोक होने का चांस रहता है, जी क्योंकि दैट आर हार्ड फूड, बिल्कुल तो वो अवॉइड करना है। और वो जो 9th मंथ में जो रहता है ना, वो 3/4 ऑफ 250 ml बाउल देना है। जैसे 6 टू मंथ में आपको 2 टू 3 टेबलस्पून्स देना है, जी उसके बाद 2/3 ऑफ अ बाउल देना है, और फिर 9th मंथ से 3/4 ऑफ 250 ml बाउल देना है। राइट और फिर जैसे बच्चा 1 साल का हो जाता है, डेली 250 ml दे सकते हैं आप। कैलोरीज़ वाइज़ 1 साल के बच्चे को 1000 के आसपास का कैलोरीज़ दे सकते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कैलोरीज़ इंक्लूडिंग ब्रेस्ट मिल्क का। ओके मतलब 50-50 है ना, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ये इन कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स चालू किया है, तो वो ब्रेस्ट मिल्क को बंद कर दिया। एनर्जी कंजम्पशन जो बेबी को चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क से भी आना चाहिए, और ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड से भी आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि 6 मंथ्स के बाद एक एनर्जी का गैप हो जाता है, नेचुरल गैप हो जाता है। राइट ये भी कुदरत ने रखा है कि भाई 6 महीने के बाद एक नेचुरल गैप हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क जितना भी कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट चाहिए बच्चे को, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ओके इसके लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स ऐड करना पड़ता है उसमें। राइट बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं अभी, ईज़ कि अभी कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स दे दिया, चलो बच्चा शांत है तो ब्रेस्ट फीडिंग बंद करा दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में 2 बार 3 बार आप ये न्यूट्रिशियस स्नैक्स या मैश फूड्स बना के दे रहे हो, तो साथ-साथ में आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी उतने ही टाइम देना है। और फिर अलग-अलग फूड ग्रुप्स में देना है बच्चे को। अगेन जैसे हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी होना चाहिए, ग्रेन्स है, ट्यूबर्स है, मतलब अगर हम फूड ग्रुप को 7 पार्ट में डिवाइड कर देना, जी डेली के 4 पार्ट उसमें से देना है। ग्रेन्स, ट्यूबर्स हो गया और रूट्स हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फूड जो बच्चे को देना है। जी सेकंड पार्ट में दाल आ जाता है, पल्सेस, लेग्यूम्स, नट्स आ जाते हैं। जी थर्ड में आप डेयरी आ जाता है। फोर्थ एग्स आ जाता है। फिफ्थ फिश, मीट, चिकन वगैरह आ जाता है। सिक्स्थ ये जितने भी विटामिन ए रिच वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रहते हैं, वो सिक्स्थ पार्ट हो गया फूड का। एंड जो अदर है, विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को छोड़ के जो बचते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो सेवंथ पार्ट हो गया। कि जो मैंने 7 बताए फूड ग्रुप्स अलग अलग, उसमें से डेली 4 फूड ग्रुप आपको देना है, कवर कर लेनी चाहिए कवर करना है। एनी 4 ऑफ दिस 7, तो उसको डाइवर्स डाइट मिल जाएगा और उसको लेकिन हम कंप्लीट डाइट 2 मिल मील्स जाएगा। में डिवाइड करें या 2 टू 3 मील्स 3 मील्स में डिवाइड करना चाहिए डे। लाइक जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं आगे चल के तो आप 3 मील्स प्लस एक स्नैक में भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 मील्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे-जैसे। जी जी बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो, बेबी का जो टमी रहता है ना, बहुत स्मॉल रहता है। बिल्कुल तो एकदम एनर्जी डेंस फूड देना है, कैलोरी डेंस फूड देना है आपको। मतलब उसमें घी का यूज़ अच्छे से करें, जैगरी का यूज़ करें, शुगर्स यूज़ कर सकते हैं।
बट जैगरी करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें आयरन वगैरह भी मिल जाता है। ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, बटर का यूज़ कर सकते हैं। एकदम पतला पानी जैसा दाल भी नहीं देना है। बहुत से लोग दाल का पानी देते हैं, चावल का पानी देते हैं। पेस्ट, थिक पेस्ट। थिक पेस्ट देना है। कंसिस्टेंसी ऐसा रहना चाहिए ना कि जब हम उसको चम्मच में रखें, चम्मच को टिल्ट करें ना, तो गिरना नहीं चाहिए। वो ऐसा फ्री फ्लूइड फ्लो होना चाहिए बट गिरना नहीं चाहिए। तो उस तरह का थिक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आप एकदम लिक्विड दे दोगे ना तो टमी फुल हो जाएगा। फिर उसको जितना कैलोरीज़ का रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगा। गॉट इट। तो एनर्जी डेंस कैलोरी डेंस फूड देना चाहिए। भले क्वांटिटी कम रहेगा, कैलोरी डेंस होना चाहिए। तो उसका प्रिपरेशन का तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे हम उसको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ ऐड करें। जी। कैलोरीज़ हाई फैट्स में रहती है। घी है, बटर है, ऑयल है, उस तरह से उसको ऐड करके दे सकते हैं। बस साथ-साथ में आप ये भी दे सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन रिच भी होना चाहिए। और न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाने के लिए क्या करना है? तो आप जब पकाते हैं तो पानी में भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे राब बनाते हैं या पोरिजेस बनाते हैं, तो बहुत से लोग पानी का यूज़ करते हैं। तो पानी की जगह कोकोनट मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? कैलोरीज़ भी बढ़ जाएगा और न्यूट्रिशनल कंटेंट भी बढ़ जाएगा। फर्मेंटेशन फर्मेंटेड फूड्स ग्रेन्स और सीरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। जर्मिनेटेड ग्रेन्स और सीरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। जो ग्रेन्स यूज़ करते हैं ना, जैसे अभी समझो व्हीट होल व्हीट से कुछ बनाना है आपको, तो डायरेक्ट बनाने से अच्छा है रागी से कुछ बनाना है तो उसको पहले रोस्ट कर देना चाहिए। रोस्ट करने से क्या होगा? उसका टेक्सचर भी इम्प्रूव हो जाएगा और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इट विल बी गुड फॉर द बेबी। तो इस तरह से थोड़ा-सा चेंजेस लाके आप उसको अच्छे से दे सकते हैं फूड। Definitely. That's a great idea. So, considering कॉम्प्लीमेंट्री फूड आपने बस 6 मंथ से शुरू करना है, इस तरीके से ऐड करना है, आपने एग्ज़ाम्पल्स भी दे दिए क्या-क्या चीज़ें आर रिकमेंडेड फॉर दैट। येट हाउ वुड यू नो कि आपका बेबी ठीक से ग्रो हो रहा है? ठीक से ग्रो हो रहा है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग रूटीन लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं और वो स्टेज ऐसा आ जाता है कि एक बोलते हैं ना कि डिलीवरी का एक स्टेज पास हो गया है, ब्रेस्ट फीडिंग का स्टेज पास हो गया है, बच्चा बड़ा होने लग गया है, थोड़ा कंसंट्रेशन कम हो जाता है उसकी तरफ। नाउ वी आर रिलैक्स्ड, हमने हमारी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, बट वहीं पे ग्रोथ फ़ॉल्टरिंग होना चालू हो जाता है। तो उसके लिए फिर ग्रोथ असेसमेंट करवाना चाहिए क्योंकि उस एज में जनरली लोग पीडियाट्रिशियन के पास कुछ ना कुछ रीज़न से जाते रहते हैं। जी। तो हाइट के हिसाब से जो वेट है वो बराबर है कि नहीं, ऐज के हिसाब से हाइट है कि नहीं। बहुत बार तो हम खाली ये मिड एंड अपर आर्म का सर्कम्फ्रेंस चेक करके भी बता देते हैं कि एकदम मालनरिश्ड है कि नहीं बच्चा, अंडर न्यूट्रिशन है कि नहीं बच्चा। तो इसका असेसमेंट प्रॉपर्ली करते रहना चाहिए। मतलब जब भी आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओ तो उसका वेट असेसमेंट करवाओ, उसका हाइट असेसमेंट कराओ, तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि अंडर न्यूट्रिशन है कि नहीं बच्चा, मालनरिश्ड है कि नहीं। क्योंकि ग्रोथ फ़ॉल्टरिंग जो होता है ना वहीं पे चालू हो जाता है और फिर एक बार वो चालू हो गया ना तो रिवर्स करने का चांस बहुत कम रहता है। कैसा है ना सोनिया जी कि देखो विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी न्यूट्रिशन का पहले वो 1000 दिन में है, जी। कि जैसे आपने प्रेगनेंसी में देख लिया, फर्स्ट ईयर ऑफ इन्फेंसी में देख लिया और सेकंड ईयर। बट जब वो क्रॉस हो जाता है ना तो बहुत कम रिन बोलते हैं ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दीज़ आर ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस कि ग्रोथ फ़ॉल्टरिंग हो गया, हाइट कम रह गया तो इरिवर्सिबल है ये। तो वो 2 साल में करना है और उसके बाद भी जो न्यूट्रिशन अगर आप नहीं देते हो, तो फिर हाइट वगैरह कम रह जाता है या अंडर नरिशमेंट रह जाता है, तो फिर आपको एक चांस मिलता है कैचअप ग्रोथ, जो आता है अर्ली एडोलेसेंस में, जब बच्चा 10 इयर्स, 12 इयर्स, 13 इयर्स, 14 इयर्स का होता है, तो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ पे फिर चांस है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन से वापस से जो कुछ एक गैप्स रह गए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% रिकवर कर सकते हैं, बट कुछ एक पुशअप मिल सकता है। तो उस गैप तक जाने के लिए आपको मालूम तो होना चाहिए ना, उस एज पे जाने के लिए कि मेरे बच्चे का हाइट बराबर ग्रो हो रहा है कि नहीं। और देखो ना हम चलेंगे, कितना चल रहे हैं, मैं मॉनिटर करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा हम कितना चल रहे हैं। उसी तरह से बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है आपको मॉनिटर करना चाहिए। डायबिटीज़ में हम बोलते हैं ना ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मॉनिटर करोगे तो आपकी आपकी स्थिति मालूम पड़ेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ऐसे बच्चे का भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। तो जनरली होता है पीडियाट्रिक क्लिनिक्स में होता है वो आजकल। उनके जब भी जाते हैं पेशेंट्स के लिए जब जाते जब भी जाते हैं कोई चार्ट, ग्रोथ चार्ट, मेंटेनेंस वेट एंड हाइट के। मेरा एक सजेशन रहेगा कि पेरेंट्स शुड आस्क डॉक्टर। सी डॉक्टर्स आर आल्सो वेरी बिज़ी। जी, जी। तो ये जो आप बता रहे हैं ना कि मॉनिटरिंग होता है वो कहाँ होता है? डॉक्टर खुद नहीं करता है, बाहर स्टाफ करता है। तो साइड में मेंशन कर देता है कभी डॉक्टर का ध्यान गया, नहीं गया। तो बेटर है कि यू शुड प्रोएक्टिवली आस्क क्वेश्चन। चार्ट को सामने रख के इज़ दिस ओके और चार्ट में से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एक बात बताएँ, अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे यू डिड मेंशन, आई वुड रियली लाइक टू नो कि व्हाट आर द मिथ्स एंड
मिसअंडरस्टैंडिंग्स न्यूट्रिएंट्स को लेके, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग मदर्स हेल्थ और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हेल्थ और ब्रेस्ट फीडिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हाईलाइट करती हैं आपके करियर में, जो आप जिसको पॉइंट आउट करके बताना चाहेंगे ताकि पीपल शुड नो के स्टे अवे फ्रॉम दिस? सी ब्रेस्ट फीडिंग के तो अपने बहुत सारे मिथ्स हैं, ओके। मतलब एक नहीं है। कभी बहुत बार तो लोग इसके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते और कॉम्प्लीमेंट्री या फॉर्मूला फीड दे देते हैं। उनको ऐसा लगता है इससे वजन बढ़ेगा, क्योंकि जब मैं अब बहुत बार क्या होता है कि हमारे कल्चर में कैसा है कि एक लेडी जो है वो अपने माँ के घर आती है हाँ जी। डिलीवरी के लिए, फर्स्ट डिलीवरी रहती है तो अब उसको मदर इन लॉ के वहाँ जाना है, वापस से अपने घर जाना है, तो उसको वेट ज़्यादा दिखाना है बच्चे का। सी अर्बन इंडिया में नहीं होता, बट रूरल इंडिया में स्टिल प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन। तो उसके लिए भी बहुत बार वो कॉम्प्लीमेंट्री फीड चालू कर देते हैं या अर्ली कॉम्प्लीमेंट्री फीड चालू कर देते हैं। उनको कैसा लगता है कि वेट ज़्यादा बढ़ाना है, बट अर्ली कॉम्प्लीमेंट्री फीड इज़ ऑल्सो डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द बेबी। और लेट भी नहीं चालू करना चाहिए। तो वो एक मिथ है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कम करा के कॉम्प्लीमेंट, उनको क्या लगता है कि वो कराने से वेट बढ़ जाएगा। फिर मैंने पहले भी बताया जो प्री लैक्टल फीड्स वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं कि ये देने से ये हो जाता है, कुछ भी नहीं देना चाहिए। लिक्विड वार्म वाटर ये वो कुछ भी नहीं देना है। पहले 6 महीने तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, उसके अलावा मदर को कुछ भी नहीं देना रहता है। उसके बाद भी अगर कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देने हैं, तो डॉक्टर पे छोड़ दो आप। कभी-कभी कैसा है विटामिन डी सप्लीमेंट देना पड़ता है, क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, तो उसमें इंडोज़न ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल। फिर भी अगर आप नेचुरल सप्लीमेंट दें, सन के बीच में लेके जाए बच्चे को अर्ली मॉर्निंग अराउंड अबाउट 9 एएम 10 एएम के आसपास, तो दैट इज़ मोर गुड। बट अगर नहीं तो जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब विटामिन डी सप्लीमेंट्स टू द बेबी एंड फॉर मदर्स एज़ वेल। आफ्टर लैक्टेशन एक कुछ पावर का 800 मिलीग्राम का कुछ दे देते हैं वो लोग ओरल डेली कंज्यूम करने को। बहुत बार कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ भी आता है आजकल, विटामिन कॉम्बाइन भी आता है। राइट। तो दोनों के लिए वो देते हैं, तो वो एक आप दे सकते हैं। बट और मिसकंसेप्शंस में ऐसा भी रहता है, मैंने जैसे पहले बताया था कि डायरिया हुआ या कोई भी डिसीज़ हुआ या कोई सिकनेस हुआ, इलनेस हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करना है। मदर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कभी-कभी क्या होता है कि एंगोर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है, प्रॉपर मिल्क ड्रेन आउट नहीं हुआ है, तो हेवीनेस ऑफ ब्रेस्ट लगता है। तो लाइक कैबेज लीव्स वगैरह भी लगाते हैं कुछ लोग, तो थोड़ा सूदिंग हो जाता है, वार्म मिलता है। तो कभी-कभी कैसा है थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए। मैंने बताया ना कि ब्रेस्ट के अंदर ना छोटे-छोटे एल्वियोलाइज़ रहते हैं, उसमें मिल्क रहता है, वहाँ से वो डक्ट्स में आता है। तो कभी-कभी वो डक्ट्स में जाम हो जाता है, तो हल्के हाथ से लेटिंग डाउन करके ऐसा हल्के हाथ से मसाज करेंगे ना, तो मिल्क स्टार्ट्स फ्लोइंग। कभी-कभी उनको लगता है कि मिल्क बाहर नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो फिर दे अवॉइड। फिर बहुत सारे कंसर्न्स रहते हैं कि प्रॉपर अगर सप्लिंग नहीं होता है तो फिर सोर निपल्स हो जाते हैं मदर को, तो वो अवॉइड करते हैं। अवॉइड नहीं करना चाहिए। अवॉइड अगर समझो एक ब्रेस्ट पे इश्यू होता है तो फिर अल्टरनेट करके दूसरे ब्रेस्ट से आपको मिल्क मेस्टाइटिस तक में भी देते हैं। अगर इन्फेक्टिव मेस्टाइटिस नहीं है, मेस्टाइटिस में क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेस्ट पे, वहाँ पे भी दे सजेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग अनलेस अनटिल इट इज़ इन्फेक्टिव। या नहीं तो फिर आप दूसरे ब्रेस्ट से कराना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। व्हाट वुड बी योर एडवाइस, फाइनल वर्ड्स ऑफ, आपने इतनी विजडम शेयर करी है, कितनी अच्छी नॉलेज शेयर करी है, बट येट आप ऐसी कौन सी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को आपकी तरफ से, कि जो आपको अपने करियर के एक्सपीरियंस से लगता है कि दिस इज समथिंग दे शुड बी नोइंग एंड डूइंग? मैं एक ही लाइन बोलना चाहूँगा आपके ऑडियंस के लिए, ऑलवेज़ रिमेंबर मॉम मेड मिल्क इज़ बेस्ट एंड नॉट मैन मेड मिल्क। मॉम मेड मिल्क इज़ मोर सुपीरियर देन मैन मेड मिल्क। तो गो फॉर मॉम मेड मिल्क। How beautiful this is. This is really, really, really a very, very solid advice. Thank you so much, Doctor. थैंक यू सर। So much. Honestly, जो आज आपने अपनी नॉलेज शेयर करी है हमारे साथ, जो आज आपने लाइक लिटरली दीज आर पर्ल्स ऑफ विजडम जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए, लाइक यू सो राइटफुली सेड, हमारी नेशन के फ्यूचर के लिए, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. सो थैंक यू सो Thank you once for again. that. Thank you so much. I hope you found this session as enlightening, full of wisdom as I did. मेरे को तो यहाँ बैठ के सच में डॉक्टर साहब ऐसे लगता है, काश जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे ये सब भी पता होता। पता था, भगवान की दया थी, घर में बड़े थे एडवाइस करने के लिए। येट आई देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई फील आई विश आई न्यू देम बेटर।
I would have been a better mother. There is no doubt about it. Like I would have been a better parent. Like आई वुड लाइक टू शेयर वन थॉट। आपने बताया ना कि काश आपको पता होता, आई ऑल्सो रिग्रेट द सेम थिंग। मुझे भी कुछ नॉलेज बहुत बाद में आया। बिल्कुल माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न, शी वॉज प्रीटर्म बेबी, तो वेट 1 kg था। तो डॉक्टर्स हैड एडवाइस कि फॉर्मूला मिल्क देना है और कुछ कारणों से हमको देना पड़ा। बट ये नॉलेज मुझे अभी होता ना, सी क्या होता है कि आज ह्यूमन मिल्क बैंक आ गया है, जी एक्सप्रेस मिल्क आ गया है, तभी हमको ऐसा लगता है कि एक मदर है, अगर मदर का मिल्क नहीं है तो दूसरी मदर का मिल्क नहीं पिला सकते। एवरीथिंग कैन बी डन। तो मुझे खुद को अफ़सोस होता है कि सम थिंग्स आई हैव मिस्ड इन लाइफ, जैसे आप बता रहे हैं। या वो जो मिसिंग लिंक्स है ना, जो भगवान की दया है, सब सही है, लेकिन वो मिसिंग लिंक्स काश हम अपने बच्चों को दे सकते। दे सकते। So all you girls and parents and partners and families out there, please feel blessed in being in today's time जहाँ पे आप लोगों के सामने एक खजाना है। Please dive into it, make the most of it. Trust me, parenthood एक भक्ति है और उसके लिए शक्ति चाहिए। So be emotionally, physically, holistically prepared to enter that phase of your life. And once you enter that phase, do it with 100% commitment. ये एक बहुत ब्यूटीफुल फेज है अगर इसमें वो 100% कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो एंड लाइफ इसे शक्ति हो, एंड वी वांट टू बी द विंड अंडर योर विंग्स. सो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चंस एनी टाइम. Fortunately, 9 and Beyond app में we have put in all these sections full of knowledge आपके लिए general parameters में ट्राइमेस्टर वाइज, वीक वाइज वी गिवन डाइट प्लान्स, आपको म्यूजिक दिया है, मंत्रा चैंटिंग दिया है, योगा एक्सरसाइजेस दिया है, आर्टिकल्स दिए हैं टू एजुकेट यू. Yet beyond that, if you want one-to-one connection with any of our doctors, please get in touch. We will be more than happy to help you all out there, and hope this journey of yours of the coming parenthood, or if you're already a parent, and like I say, गर्भ संस्कार तो बचपन से शुरू हो जाना चाहिए. हर स्कूल में, हर कॉलेज में आई थिंक बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ व्हाट गर्भ संस्कार एंड गर्भ संवाद इज़ ऑल अबाउट. जो हम आपके सामने बैठ के करते हैं, ये कुछ नहीं बट एक गर्भ संवाद है, जो एक बेटर फ्यूचर के लिए है, एक स्ट्रॉन्गर नेशन के लिए है. सो प्लीज़ गो फॉर इट. मे गॉड ब्लेस यू विद अ डिवाइन चाइल्ड, जिसकी रोशनी आपको जगमग करे, आपके घर को जगमग करे और इस देश को जगमग करे. सो टेक केयर टिल वी मीट अगेन.